दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गलतियां सिर्फ इंसानों से ही होती है और कोई भी इंसान अगर अपनी गलतियों को सच्चे दिल से मान ले तो फिर उसे माफ़ भी कर देना चाहिए। लेकिन अक्सर इंसान उसकी गलतियों को बार बार याद दिलाकर उसे कोसने लगता है, जिसकी वजह से वो इंसान सही रास्ते पर आने की बजाय और भी गलत रास्तों पर चल पड़ता है। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब वो कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसका शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो मासूम बच्चियां हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की। इटावा का एक गांव पड़ता है बहादुरपुर और इसी बहादुरपुर गांव का रहने वाला है रामवीर सिंह। रामवीर की पत्नी का नाम है सुशीला देवी। रामवीर सिंह के टोटल 7 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटा और 3 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम है प्रियंका, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, और 2 छोटी बेटियां जिसमें से एक का नाम है रोशनी, दूसरी का नाम है शिल्पी। रोशनी जिसकी उम्र है 7 साल और शिल्पी जिसकी उम्र है 5 साल के आसपास। रामवीर सिंह जो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन का भी काम करता है और अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 8 अक्टूबर 2023 की शाम के लगभग 5 बजे के आसपास की। उस वक्त रामवीर अपनी पत्नी सुशीला के साथ खेतों पर गया हुआ था। उसके चारों बेटे गांव में क्रिकेट खेलने गए थे। घर पर सिर्फ बड़ी बेटी प्रियंका और उसकी दोनों छोटी बहनें ही थी। लगभग 5 बजे के आसपास प्रियंका भी खाना बनाकर घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और अपनी मां के पास खेतों पर चली जाती है। लगभग 1.5 घंटे बाद सुशीला अपनी बेटी के साथ अपने घर के लिए निकलती है। रामवीर रास्ते से ही मार्केट चला जाता है, लेकिन सुशीला जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजा बाहर से खुला हुआ है। घर का दरवाजा जब खुला हुआ देखती है अपनी बेटी को डांटने लगती है। कहती है कि मैं तुमको कई बार बोल चुकी हूँ कि जब भी घर से बाहर जाना दरवाजा बंद करके जाना। इस पर प्रियंका अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि मैं दरवाजा बंद करके ही गई थी। दोनों छोटी बहनें कमरे में सो रही थी। प्रियंका जैसे ही इस तरह का जवाब देती है सुशीला अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर प्रवेश करती है और अपनी दोनों बेटियों को आवाज देती है, लेकिन बावजूद इसके अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। लेकिन सुशीला और प्रियंका जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करती हैं अंदर का नज़ारा देखकर दोनों चीख चीख कर रोने लगती हैं। दरअसल कमरे के अंदर सुशीला की दोनों बच्चियों का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखते हैं तुरंत ही इस बात की जानकारी रामवीर को देते हैं। रामवीर को जैसे ही मालूम चलता है मार्केट से भागते दौड़ते अपने घर पर पहुंचता है और जब अपनी दोनों बच्चियों को मृत अवस्था में देखता है उन्हें सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के लोग जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखते हैं तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है
और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के गले पर किसी तेज धारदार हथियार को चला दिया गया है। पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि घर के अंदर जितना भी सामान है सब के सब अपनी जगह पर मौजूद है, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि इन दोनों की हत्या लूट के इरादे से तो बिल्कुल नहीं किया गया है। पुलिस को लगता है कि शायद रामवीर का किसी के साथ कोई दुश्मनी रही होगी और इसी दुश्मनी के चलते उसकी दोनों बच्चियों की हत्या कर दिया गया है। हालांकि पुलिस जब इस बारे में सुशीला से पूछताछ करती है तो सुशीला पुलिस वालों से कहती है कि साहब लगभग 2 बजे के आसपास मैं अपने पति के पास खेतों पर चली गई थी। उस वक्त मेरे घर पर मेरी बड़ी बेटी प्रियंका और दोनों छोटी बेटियां थी। मैंने प्रियंका से बोला था कि तुम शाम के वक्त खाना बना देना, लेकिन 5 बजे के आसपास प्रियंका भी खेतों पर पहुंच गई। सुशीला जैसे ही इस तरह का जवाब देती है पुलिस प्रियंका से पूछताछ करती है। प्रियंका पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब जब मैं खाना बना रही थी उस वक्त मेरी दोनों बहनें गहरी नींद में सो गई थी। जब दोनों सो गई मैंने दोनों को कमरे में सुला दिया क्योंकि मेरे पास भी लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय था। मैं दरवाजा बंद करके माँ के पास खेतों पर चली गई ताकि पशुओं के लिए कुछ चारा लेकर आ सकूं। प्रियंका जैसे ही इस तरह की बातें कहती है पुलिस को प्रियंका की बातों पर भरोसा नहीं होता है। पुलिस को इतना तो मालूम चल जाता है कि दोनों की हत्या जिसने भी किया होगा रामवीर का जरूर कोई जानने वाला होगा, क्योंकि पुलिस जब इस बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी एक ही जवाब देते हैं कि साहब हमने घर में किसी को भी आते जाते नहीं देखा है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर रामवीर की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, बावजूद इसके अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए फिर से रामवीर के घर पर पहुंचती है और जाकर घटनास्थल का बारीकी तरीके से मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि दोनों की डेड बॉडी जहां पड़ा हुआ था वहां की जमीन पर कुछ खून भी गिरा हुआ था, लेकिन उस खून को बारीकी तरीके से साफ सफाई किया गया था। पुलिस घर की तलाशी लेती है तो घर के अंदर से पुलिस को एक फावड़ा भी मिलता है जिस फावड़े को पानी से धुल दिया गया था, लेकिन इस फावड़े पर खून के कुछ छींटे लगे हुए थे। तार पर एक कपड़ा भी टंगा हुआ था जो धुल कर डाला गया था। फोरेंसिक टीम जब उस कपड़े की जांच करती है तो उस कपड़े पर खून के धब्बे भी मिलते हैं। पुलिस जब उस कपड़े के बारे में सुशीला से पूछताछ करती है तो सुशीला कहती है कि साहब ये कपड़ा मेरी बड़ी बेटी प्रियंका का है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है पुलिस इसी डिटेल के आधार पर प्रियंका को गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और फिर प्रियंका से उसकी दोनों बहनों की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है आखिरकार प्रियंका अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है, लेकिन प्रियंका जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक 4 महीने पहले। प्रियंका जो अपने इलाके से 10वीं तक की पढ़ाई करती है, लेकिन घर की माली हालत को देखते हुए अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और फिर अपने घर में अपनी मां के कामों में हाथ बटाने लगती है। लगभग 3 महीने पहले प्रियंका की मुलाकात अमन से होती है। अमन जो बगल के गांव का रहने वाला है। अमन और प्रियंका की जब पहली बार मुलाकात होती है पहली ही नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं।
और आखिरकार प्रियंका और अमन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रियंका और अमन के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद दोनों फोन पर बातचीत भी करने लगते हैं। बीच बीच में दोनों को जब भी मौका मिलता है घर के बाहर एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इस बात की जानकारी प्रियंका के माता पिता को कभी मालूम नहीं चलता है। इधर प्रियंका के माता पिता जब घर पर नहीं होते हैं, सही मौका देखकर कभी कभी अमन को अपने घर पर भी बुला लेती है। लेकिन घटना से ठीक 1 सप्ताह पहले एक दिन प्रियंका अमन को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है। अमन जब प्रियंका के घर पर पहुंचता है उसे लेकर छत पर चली जाती है। छत पर बैठकर दोनों कुछ देर तक बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते ही दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन दोनों अभी अपनी प्रेम की दुनिया में गोता लगा ही रहे थे, तभी उसी वक्त प्रियंका की दोनों छोटी बहनें भी छत पर पहुंच जाती हैं और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती हैं। इधर अमन और प्रियंका जैसे ही अपने सामने शिल्पी और रोशनी को देखते हैं, देखकर एकदम से डर जाते हैं। अमन तो वहां से अपने घर पर चला जाता है, लेकिन प्रियंका अपनी दोनों बहनों को समझाने लगती है कि तुम लोग इस बारे में मम्मी पापा से कुछ नहीं बताओगे, बदले में तुम दोनों जो कुछ भी मांगोगी मैं तुमको दूंगी। लेकिन जैसे ही शाम होती है, प्रियंका की माँ जब घर पर पहुंचती है, प्रियंका की दोनों बहनें ये सारी सच्चाई अपनी माँ से बता देती हैं। जैसे ही ये सारी सच्चाई सुशीला को मालूम चलता है, सुशीला ये सारी बातें अपने पति को बता देती है। इधर रामवीर को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी बेटी का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग ही नहीं चल रहा है, बल्कि उसे अपने घर पर मिलने के लिए भी बुलाई थी, रामवीर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। साथ ही प्रियंका को सख्त हिदायत देते हुए कहता है कि आज के बाद ना तो तुम उस लड़के से कभी मिलोगी और ना ही वो हमारे घर पर आना चाहिए। उसके बाद रामवीर प्रियंका के ऊपर पाबंदी ही नहीं लगा देता है, बल्कि उसका घर से बाहर निकलना भी बंद करवा देता है, जिसकी वजह से प्रियंका भी एकदम से परेशान रहने लगती है। लेकिन काफी सोच विचार के बाद प्रियंका ये फैसला करती है कि वो अमन से कभी मुलाकात नहीं करेगी। इधर अमन की जब प्रियंका से मुलाकात नहीं हो पाती है, अमन अब बार बार प्रियंका के नंबर पर फोन करने लगता है और उस पर मिलने के लिए दबाव डालने लगता है। प्रियंका उसको साफ साफ कह देती है कि आज के बाद ना तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है और ना ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन बावजूद इसके अमन ना तो उसकी बात मानता है और ना ही उसको परेशान करना छोड़ता है। ये सारी बातें वहीं पर खत्म हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर रामवीर और उसकी पत्नी एक गलती कर देते हैं। दरअसल उसके बाद आए दिन हर रोज छोटी छोटी बातों को लेकर उसी बात को याद करके प्रियंका को तरह तरह के ताने मारने लगते हैं, जिसे सुनकर प्रियंका को काफी बुरा लगता है। लेकिन चाहकर भी प्रियंका कुछ कर नहीं पाती है। इधर प्रियंका के माता पिता उसी एक गलती को लेकर उसे ताने तो मारते ही हैं, इधर अमन भी बार बार उसके नंबर पर फोन करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। आखिरकार एक दिन प्रियंका गुस्से में आकर अमन से कहती है कि मैं तब तक तुमसे नहीं मिल सकती हूँ जब तक मेरी दोनों बहनें घर में मौजूद हैं, क्योंकि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, अमन भी आग में घी डालने का काम करता है। अमन कहता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है
तो तुम अपनी दोनों बहनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो। अमन जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, उस वक्त प्रियंका भी इस प्रकार से गुस्से में थी कि गुस्से में ही अमन की बात मान लेती है, लेकिन फिर भी काफी सोच विचार करके शांत हो जाती है। 8 अक्टूबर 2023 को दोपहर के वक्त रामवीर जब अपनी पत्नी के साथ खेतों पे चला जाता है, सुशीला अपनी बेटी प्रियंका से कहती है कि तुम खाना बनाकर सारे बच्चों को खिला देना और घर पर ही रहना। इधर प्रियंका जब अपने घर के अंदर खाना बना रही थी, उस वक्त उसके चारों भाई गांव में क्रिकेट खेलने गए थे और उसकी दोनों छोटी बहनें घर में मौजूद थी। जब खाना बना रही थी, प्रियंका की दोनों बहनें उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। दोनों जब उसे परेशान करना शुरू करती हैं, प्रियंका उन दोनों से पहले ही नाराज चल रही थी, इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि तुरंत ही रोशनी को पकड़कर एक कमरे के अंदर ले जाती है और अपने ही घर के अंदर से फावड़ा उठा कर लाती है और गुस्से में ही उस फावड़े को रोशनी के गले पर चला देती है, जिसकी वजह से रोशनी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। प्रियंका गुस्से में ही उसी फावड़े को लेकर बाहर निकलती है और फिर अपनी छोटी बहन शिल्पी को भी बगल के कमरे में लेकर जाती है और उसी फावड़े को शिल्पी के गले पर भी चला देती है, जिसकी वजह से शिल्पी की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जब दोनों की मौत हो जाती है, उसके बाद प्रियंका उस कमरे में बैठकर काफी देर तक सोच विचार करती है। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए एक रास्ता निकालती है। दरअसल जमीन पर जो खून गिरा हुआ था, पहले उस खून को बेहतर तरीके से साफ सफाई करती है, साथ ही फावड़े को ले जाकर पानी से धुल देती है और उसके कपड़ों पर जो खून के धब्बे लगे हुए थे, अपने कपड़ों को उतार कर धोने के बाद उसे तार पर डाल देती है। उसके बाद लगभग 5 बजे के आसपास जब अपने घर से निकलती है, घर का दरवाजा खुला ही छोड़ देती है, ये सोचकर कि जब वो अपनी माँ के साथ अपने घर पर पहुंचेगी तो सबको यही लगेगा कि शायद किसी ने घर के अंदर घुसकर उसकी दोनों बहनों की हत्या कर दिया है। वाकई में प्रियंका जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस रामवीर की तहरीर पर प्रियंका को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने प्रियंका को अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।